एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो फिर से वन शॉट वीडियो में आप लोग के लिए लेके आई हूँ। फटाफट हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता है, साइंस पढ़ लेते, मैथ्स पढ़ लेते, लेकिन इस हिस्ट्री में इतना बोर होता है कि क्या करूं कैसे करूं। तो कुछ नहीं करना है बेटा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना। आज एकदम सिंपल में मेन चीज बताऊंगी, सुन लेना। पूरा चैप्टर आराम से मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। जरा सा टेंशन पालना नहीं है, एकदम फटाफट एक्सप्लेन करूंगी कि तुम लोग को बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या बोला गया और क्या क्या मेन टॉपिक है और कौन कौन सी चीजों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, चैप्टर का है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करिए। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे, अगर आप लोग को वापस चाहिए रहेगा तो मैं बता दूंगी। सिंपल बोर्ड के ऊपर मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन एक बार कर दिया था। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी देखो, दो वर्ड का पहले मतलब समझो। ये दोनों वर्ड का मतलब समझेगा तो ही चैप्टर में आगे बात चल पाएगी। अगर दोनों वर्ड का मतलब नहीं पता है तो चैप्टर में आगे कोई मतलब ही नहीं पाएगा, फिर तुम ऐसे ब्लैंक बैठे रहोगे। हिस्टोरियोग्राफी होता है, हिस्टोरियन क्या होता है? आज तुम्हारी एज समझो 15 साल की है, ठीक है, 15 या 16 साल की तुम्हारी एज है। मैंने तुमसे बोला जब तुम 5 साल के थे तब से लेके आज तक का तुम्हारी पूरी हिस्ट्री क्या है, मतलब तुमने बचपन से लेके अब तक क्या क्या किया, मुझे सब बताओ। क्या तुम सारी चीजें बता सकते हो क्या? 5 साल से 15 साल 10 साल में हर मिनट और हर सेकंड की हिस्ट्री हम नहीं बता सकते ना। आप वही बताओगे जो आपके लाइफ में बहुत अलग हुई रहेगी। कभी आप घूमते घूमते बहुत दूर चले गए तो मम्मी पापा ढूंढ रहे थे, स्कूल टीचर ने क्लास से निकाल दिया था, 2 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया था। ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद है और बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ अलग हुआ था वो आप बोलोगे। तो वैसे हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हम पूरी हिस्ट्री में से उसको नरेशन करते, उसको नरेट करते, और जो मेन चीज है जब आप उसको पढ़ते हो उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी क्या है? हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट अ नरेशन ऑफ हिस्ट्री। जब पूरी हिस्ट्री को मैं नरेट करके शॉर्ट में पढ़ती हूँ तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। ठीक, नेक्स्ट आता है हिस्टोरियन। यू राइट अबाउट द। अब मैंने तुमसे बोला तुम 5 साल के लिए थे, तभी बताओ तुम क्या करते थे। अब तुमको तो याद है नहीं कि तुमने 5 साल में क्या किया। तुम किसके पास जाओगे? तुम्हारी मम्मी के पास। मम्मी से बोलोगे मम्मी बताओ 5 साल में मैं क्या करते थे, तो मम्मी बता रही ऐसा करता था, तू ये था, तू बहुत बदमाश था, तू बहुत मस्ती करता था। तो तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में जो तुमको बता रहा है वो कौन होता है? हिस्टोरियन। तुम्हारी मम्मी क्या है? हिस्टोरियन। तो जितने भी जैसे साइंस में जो रिसर्च करते हैं उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, जो ज्योग्राफी में रिसर्च करते हैं उनको ज्योग्राफिशियंस बोलते हैं, जो इकोनॉमी में करते हैं उनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। वैसे ही जो हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री की रिसर्च के बारे में बताते हैं उनको हम बोलते हैं हिस्टोरियन। तो सबसे पहले पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसके अंदर आप लोग को यही चीज दिया हुआ है। अब देखो फटाफट डिटेल में देखते हैं। हिस्टोरियोग्राफी एंशिएंट पीरियड की बात करें तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मतलब हमारे जो पुराने पूर्वज थे, उनको ऐसा रहता था कि भाई आज जैसे आप कुछ अच्छा करते हो ना तो आपको होता है कि मैंने अच्छा किया और मेरे आने वाली जनरेशन को भी पता चलना चाहिए कि भाई उनका दादा परदादा इनने बहुत अच्छा काम किया था। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको भी यही रहता था कि वो जो भी काम करते, डीड्स करते, वो आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। तो वो क्या करते थे, जो भी करते थे ना उसको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते थे। मतलब आज कुछ नया इन्वेंट किया तो उसको पत्थर पे इंस्क्रिप्शंस के वेज में या मैन्युस्क्रिप्ट्स के वेज में वो लिख कर रखते थे ताकि आने वाले जनरेशन को वो चीज पता चले। द इंस्क्रिप्शन ऑन द हड़प्पन सील्स other artifact confirm that India has mastered the art of writing early from the millennium BCE or perhaps before the however that। और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। सिविलाइजेशन मतलब जहां पे 10 12 15 20 25 लोग एक साथ, जो सोसाइटी बोलते हैं ना, हम एक साथ रहते। तो पहले ऐसा नहीं था, ये पहली बार जहां पे बहुत सारे लोग, सिविल लोग, नागरिक लोग एक जगह आकर रहने लगे थे, उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। और वो जगह क्या थी? वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता था। और उस टाइम पे वो लोग जो भी करते थे ना वो कहीं ना कहीं कुछ लिख के रखते थे। जैसे आज आप देखो किसी केव्स में जाओगे तो वो केव के ऊपर ना पूरे दीवार के ऊपर लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा? उन्होंने क्या जरूरत था उनको लिखने का? उनका लिखने का एक ही टारगेट था कि आज जो भी इन्वेंट हो रहा है आने वाले टाइम में इस चीज को कैसे इन्वेंट किया, किसने किया, इसके बारे में पता चले। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब मिलीनियम, खरबों अरबों सालों पहले, उससे पहले की आई हुई चीज है। However, हड़प्पन स्क्रिप्ट is not yet successfully displayed। Displayed मतलब अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा गया था और क्या क्या चीजें थी वो इन डिटेल अभी तक पता चला नहीं है। सबसे पुराना रिटन डॉक्यूमेंट जो हिस्टोरिकल नेचर में फाइंड होता है इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। दो चीज होती है, मैन्युस्क्रिप्ट होता है, इंस्क्रिप्शन होता है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? पत्ते वत्ते पे जो लिखा जाता था उसको बोलता है। इंस्क्रिप्शन जो दीवार होते थे, तो आज के हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, वैसे नहीं लिखते। जैसे ए लिखना है तो वो दीवार के अंदर हथौड़े से ऐसे पूरा होल करके तब वो ए लिखा जाता था, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता था। तो इंडिया में पहले के टाइम पे अगर कोई हिस्टोरिकल चीजें रखनी है या वो चाहते थे कि भाई ये चीज आने वाली जनरेशन को पता चले, तो वो कौन से फॉर्म में रिजर्व करते थे? इंस्क्रिप्शन। मतलब दीवारों पे बहुत सारी बातें लिख लिख के, आर्ट बना बना के, पेंटिंग बना के, केव में लिख
लेके इस चीजों को वो प्रिजर्व किया करते थे। और ये 3rd सेंचुरी में बोला जाता है कि अशोक मौर्य का जो टाइम पीरियड था उस टाइम से ये इंस्क्रिप्शन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था। एंड एडिक्ट इंस्क्रिप्ट ऑन द नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स, किस पे लिखे जाते थे, जो पत्थर होते थे बड़े बड़े और स्टोन के जो बड़े बड़े पिलर्स होते थे उनके ऊपर ये सारी चीजें वो लोग लिखते थे। अगर 1st सेंचुरी से बात करें तो इंस्क्रिप्शन जो था, इंस्क्रिप्शन जैसे अब देखो आपने कॉइन्स देखा होगा 5 रुपए की 2 रुपए के कॉइन्स देखे होंगे, कॉइन्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है 1 रुपीज ये, तो वो जो लिखा हुआ है कॉइन्स के ऊपर वो क्या है, इंस्क्रिप्शंस है। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो 1st सेंचुरी से कॉइन्स पे, मेटल पे इमेज बना के, मतलब अगर हिंदू थे तो शिव पार्वती का फोटो में उसके ऊपर दिखता था, या फिर ऐसे कॉइन्स रहता था और उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ रहता था, या फिर उसमें शिव और पार्वती जी का फोटो रहता था। तो ये 1st सेंचुरी से चलता आ रहा है, कॉइन्स के ऊपर बनाया जाता था। एंड उसी चीज की वजह से हमें बहुत से उस टाइम के किंग, उनके कौन सी डायनेसिटीज थी, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था, किंगडम क्या था, फैमिन सिचुएशन, ये सारी चीजों के बारे में पता चलता था। इम्पोर्टेंट द एंशिएंट इंडिया लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक रामायण एंड महाभारत पुराण। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लिटरेचर हमको क्या दिखता है, आज रामायण महाभारत ये बहुत पहले के टाइम में हुई है, बट आज हमें पता कैसे, क्योंकि उस चीज को उन्होंने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा, इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट में, मतलब पत्तों पे लिखकर मैन्युस्क्रिप्ट के बेस में उसको लिखकर प्रिजर्व किया, ताकि लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चले, लोगों को उसका डिटेल पता चले। तो अभी तक आपने क्या देखा, इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल सी चीज बोल रहा है कि वो ये बोलता है कि जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई थी पहले के टाइम में, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको भी यही चीज चाहिए था कि भाई जो भी हिस्ट्री लिखी जाती है वो आने वाले टाइम में लोगों को पता होना चाहिए। तो कैसे करते थे वो लोग इंस्क्रिप्शंस, मतलब वॉल्स पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, स्टोन्स पिलर्स पे लिखते थे, या पत्तों पर लिखते थे। तो इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट के वे में वो लोग चीजें लिख कर, जो उनको अपने हिसाब से वर्ड्स और लैंग्वेज आते थे उस हिसाब से वो लिख कर रखते थे, ताकि आने वाले जनरेशन को इस चीज के बारे में पता चले। इंडियन ऑथर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइटिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ किंग्स। अब उसके बाद एक टाइम आया जब जो बड़े बड़े किंग थे उनके बारे में लिखा जाने लगा। बायोग्राफी पता है ना, जैसे बायोग्राफी अगर आप देखोगे आज के टाइम में किसी लीडर, नरेंद्र मोदी जी का बायोग्राफी करो तो वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कौन से ईयर में बॉर्न हुए, उनकी शादी कभी हुई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी में फर्स्ट कब बने, सीएम कब बने गुजरात के, पीएम कब बने इंडिया की, वो सारी चीजें आती, मतलब उनका पूरी इतिहास भूगोल उसमें लाकर रख देते, जिसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। तो सबसे फर्स्ट बायोग्राफी जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी इंडियन हिस्टोग्राफी में हर्ष चरित्र। हर्ष कौन थे, ये थे किंग हर्ष जो थे उनका नाम था हर्ष। चरित्र मतलब क्या होता है, चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, चरित्र का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। मतलब हर्ष, जो किंग हर्ष थे वो कैसे थे, वो अपने लोगों के साथ क्या करते थे, इस चीज के बारे में सारा का सारा कैरेक्टर बताया गया था। अब इसमें देखो क्या बोला, इट पोर्ट्रे अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोशल सोशल मतलब क्या, सोसाइटी। तो उस टाइम पे जो लिखी जाती थी उसके अंदर सोसाइटी में क्या चल रहा है, इकोनॉमिकली उस एरिया का क्या था, पॉलिटिकल कौन राजा था, राजा के बाद कौन हैंडल करता था, कौन से रिलीजियस को ज्यादा फॉलो किया जाता था, उनका कल्चर लाइफ कैसा था किंग्स के टाइम का, वो एक हर्ष चरित्र, मतलब किसी भी किंग की मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, हर्ष चरित्र बुक पढ़ा तो किंग हर्ष के टाइम पे कौन से कल्चर के लोग थे, कौन से रिलीजियस फॉलो किए जाते थे, किंगडम में कैसे लोग रहते थे, ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चलती थी। हाँ, बट ये बात अलग होती थी कि उस टाइम तक जो चीजें लिखी जाती थी ना सही नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि भाई राजा था और मोनार्की सिस्टम था। तो मोनार्की सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि वही बताना है जो राजा को अच्छा लगे, मतलब राजा ने अच्छा काम, अगर राजा गलत काम कर रहा है फिर भी नहीं बताना, बताना उस बुक के अंदर वही बात है जो अच्छी चीज है। तो बहुत बार लोगों के साथ गलत भी होता था पर उस चीज को डिटेलिंग नहीं किया जाता था, जो आगे आप पढ़ोगे तो क्या होता था। अब आते हैं फिर ये एंशिएंट टाइम में हो गया। अब हिस्टोरियोग्राफी मेडिवल पीरियड की बात करते हैं। तो द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रांगिनी जो लिखा गया था ये कश्मीर में लिखा गया था बाय द कल्हाना। क्या लिखा गया था, रजत रांगिनी एक बुक लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसके अंदर किस बारे में लिखी गई थी, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखी गई थी। और लिखा किसने था, कल्हाना ने। कौन सी सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब देखो यहाँ पे कुछ नया आया, क्या बोलता है Kalhana, he wrote this text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic and record and local tradition। वो क्या बोल रहे पता है कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि किंग के बारे में लिखना है पर वही लिखना है जो किंग को अच्छा लगे, मतलब किंग के बारे में गलत बात तो बोलनी ही नहीं है, किंग के बारे में गलत चीज तो बोलनी नहीं है, जो भी बोलना है अच्छी चीज बोलो। तो जो लिखा जाता था मैं उसको ना सच नहीं मान सकती थी, क्योंकि मैं यही बोलूंगी कि भाई उसमें वो चीज बताई जा रही है जो किंग बताना चाहता था, बहुत सी गलत चीजें जो किंग करते थे वो नहीं बताते थे। बट
कल्हाना ने जो हिस्ट्री लिखी थी कश्मीर के ऊपर 12th सेंचुरी में, ये बोला जाता है कि ये फर्स्ट ऐसी बुक थी जो दिखाता था मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलता है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलता है कि जो भी लिखो वो अच्छे से चेक करके, एग्जामिन करके, डिटेल लिख के, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही, वो पूरा डिटेलिंग एग्जामिन करके उसके बाद ही उसके ऊपर लिखो, अदरवाइज उसको मत लिखो। मैनिपुलेट की हुई चीजें लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत डिटेलिंग और सही चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो वही चीजें उन लोग बोलते थे कि इंस्क्रिप्शन जो बनाए जाते थे, कॉइन्स होते थे, मॉन्यूमेंट्स होते थे, लोकल ट्रेडिशन, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें वो लोग इन डिटेलिंग बताकर इन डिटेलिंग लिखते थे। और इन्होंने जो लिखा वो अच्छे से ऑब्जर्व करके तब लिखा, ना कि किसी के बोलने पे या किसी के सुनने पे लिखा। मेडिवल हिस्टोरियन की बात करें तो मुस्लिम रूलर्स उस टाइम पे सबसे ज्यादा थे और इसलिए वहां पे अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ज्यादा थी, मतलब इसमें ज्यादा लिखा जाता था। जियाउद्दीन बरानी जो थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्लेस लिखा था, तारिक ई फिरोज शाह करके एक बुक लिखी थी जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिट ओनली टू रिकॉर्डिंग ऑफ द रूलर्स वेलर एंड पॉलिसी ऑफ वेलफेयर बट ही शुड राइट अबाउट द रूलर फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसी। देखो यही मेन चीज इन्होंने बोली थी। क्या बोला इन्होंने सबसे पहले जियाउद्दीन ने बोला कि भाई एक हिस्टोरियन जो होता है ना, हिस्टोरियन कौन? जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है, उसको ना खाली किंग ने ये काम किया, किंग ने ऐसा अच्छा काम किया, किंग तो ये था, राजा था, बहुत अच्छा चीज करता था, खाली किंग की अच्छाई नहीं बतानी है भाई तुमको। अगर किंग का उसने सीधा बोला कि उसका वेल और उसकी पॉलिसीज मत बताओ, अगर बताना है तो उसने क्या गलती की, उसकी फेलियर्स, उसके इनकरेक्ट पॉलिसी की, जो वो रूल्स लेकर आया उसमें भी कुछ रूल्स उसने गलत निकाले, ये भी चीजें बताओ उसके अंदर। ये सब क्लियरली उन्होंने बोला था। Barani further said that historians should also take consideration impact of teaching of the wise and learned sons of the cultural life. Thus Barani expanded of the historiography। और जियाउद्दीन बरानी जो थे वो बहुत ही अलग लेवल के इंसान थे, उन्होंने हिस्ट्री को बहुत ही अलग लेवल पे लिया। उन्होंने सीधा बोल दिया, अरे तुम लोग को समझ में आता नहीं है, खाली राजा की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, खाली राजा की तारीफ नहीं करनी है। वो राजा से नहीं चल रहा है, किंगडम चलता है हमारे प्रजा से, तो प्रजा के बारे में लिखो ना कि प्रजा के साथ क्या गलत हो रहा है, पब्लिक के साथ क्या गलत किया जा रहा है, पब्लिक के लिए क्या गलत रूल है, वो सारी चीजें तुमको लिखनी है। देन उसके बाद वो बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं, in the for the historian in the Mughal court praising the emperor and exhibition of the loyalty because। और उस टाइम पे क्या था ना, एक बड़ा ही अलग ही ट्रेंड चलता था कि अरे मैं जाता हूँ राजा की तारीफ करूंगा तो राजा ना मेरे को बड़ा बड़ा गिफ्ट देगा, मेरे को गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तो बेफिजूल में राजा ने कुछ अच्छा नहीं भी किया ना, तो सिर्फ राजा को खुश करने के लिए, उनको बहुत वो करने के लिए उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज लिखी जाती थी, बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी, सिर्फ किस लिए कि भाई राजा को खुश किया जा सके, राजा को हैप्पी किया जा सके। ऐसी बातें बोली जाती थी जिसका कोई मतलब नहीं है। और यही चीज बोला जाता था कि बाबर ये बोलते थे कि स्क्रूनिटी इज द डिवे अपॉन द बियाज ऑफ हैंड्स रियलिस्टिक and the custom of adding suitable poetic and beautiful pictures are introduced। अब इसके अंदर बोलते हैं कि जो बाबर थे वो मुगल एम्परर, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि मुगल एम्परर के फाउंडर कौन थे, मतलब मुगल्स के फाउंडर कौन थे, बाबर थे। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम था तुजुक बाबरी। और इसके अंदर बाबर के जितने भी मिनट्स ऑब्जर्वेशन, मतलब होते ना, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, कौन से कस्टम फॉलो करते थे, कौन से टाइप के एनिमल्स वहां पे रहते थे, कैसे काम किया था, उनकी रूल्स एंड पॉलिसी क्या थी, सब कुछ लिखा हुआ था। अबुल फजल अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। और अबुल फजल ने अकबरनामा मतलब अकबर के बारे में जो लिखी थी, उसके अंदर अकबर की अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को बहुत हद तक अच्छे से बताया गया था। His method of collecting authentic and historical document and their scrutiny is become devoid of bias and hence realistic। और इन्होंने बोलते हैं ना, आज तक जितनी भी बुक पढ़ी जाती थी इससे पहले, अरे राजा की तो अच्छाई, राजा की अच्छाई, ऐसी ऐसी बुक्स धीरे धीरे इन लोगों ने बायोग्राफी लिखना स्टार्ट किया जहाँ पे राजा जो गलत करता था वो भी बताया जाने लगा। और तब बोला गया कि ये जो बायस होते थे कि भाई राजा को हमेशा अच्छा बताया जा रहा है, राजा की अच्छी साइड दिखाई जा रही है, अब रियलिस्टिक चीजें आ रही है, अब जो सही है उसको बताया जा रहा है। बखार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। बखार कैसे, जैसे आज के टाइम में मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वैसे उस टाइम पे बखार होते थे कि अगर किसी के बारे में आपको कुछ पढ़ना है, किसी की हिस्ट्री कुछ पढ़ना है तो बखार बोले जाते थे। जैसे आप ये बोल सकते हो कि मैगजीन और न्यूज़पेपर वर्ड की जगह वहां पे बखार यूज किया जाता था। मराठी बखार था सभासद बखार, जो कि स्टार्ट लिखा था कृष्णजी आनंद सभासद ने। और सभासद बखार में किसके बारे में लिखा गया था, छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में। देखो यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होता है, ध्यान रखना।
मराठी बकार में बात करें तो सभासद बकार, सभासद बकार किसने लिखा था? आनंद सभासद कृष्ण जी ने लिखा था। और किसके बारे में थी ये? छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में। और इसके अंदर, उस बुक के अंदर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी बहुत सी बातें पता चलती है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे। सेकंड क्या बोलते हैं? भाऊ साहेबांची बकार जो था वो पानीपत का जो बैटल हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बोलते हैं। और दो था, एक भाऊ साहेबांची बकार, एक पानीपताची बकार। ये दोनों बुक्स के अंदर पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताया जाता था। होलकरांची कहीं पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अभी होलकर कौन थे? होलकर एक कम्युनिटी थी, जैसे मौर्य थे और ये चोले थे, चोला डायनेसिटीज थी, ये सारे जैसे थे वैसे होलकर्स थे। तो होलकरांची काई पियात मतलब क्या? उनकी डिटेलिंग, उनका इन्फॉर्मेशन जो था, तो होलकर्स ने कैसे काम किया था, क्या क्या काम किया था, उसके अंदर पता चलता है। बखार को धीरे धीरे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया। एक बखार जिसमें किंग के बारे में बता रहे हैं, फिर अलग अलग इवेंट के बारे में, कि जैसे पानीपत एक इवेंट था उसके बारे में बता दिया, 1857 में जो वॉर हुआ था उसके बारे में बता दिया। तो एक इवेंट के ऊपर पूरा का पूरा बुक्स बखार लिखा जाने लगा। एंड रिगार्डिंग ग्रेवियंस बेस्ड ऑन मिथोलॉजिकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द किंग, मतलब ये सारी चीजें। तो बखार वाले में क्या चीज आपने पढ़ी? 2 से 3 चीज आपको ध्यान रखनी, 3 चीज मेन ध्यान रखने की। 3 बखार। पहला बखार किसके बारे में था? जिसमें शिवाजी महाराज की डिटेलिंग बताई गई थी और राजाराम महाराज के बारे में बताया गया था। दूसरा पानीपत का जो बैटल, अभी देखो ये किसके बारे में हुआ? किंग के ऊपर बखार हो गया। पानीपत वाला कौन सा पेज हो गया? एक इवेंट के ऊपर बखार, मतलब अब बखार में वर्ड यूज करो, आप समझो, एक तरीके से मैगजीन या बुक्स आप ले लो, वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। यहाँ से आपका असली जो सारा का सारा गेम है वो यहाँ से होता है स्टार्ट। चलो, इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजी कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्ट्री का पूरा डिटेलिंग रिसर्च करते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट सारा निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया के अंदर बहुत टाइम तक ब्रिटिश ने रूल किया और उनके अंदर एंशिएंट टाइम में एक अलेक्जेंडर सुपरविजन थे जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर क्यूमिंगम। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे। आर्कियोलॉजी मतलब क्या? जैसे कोई साइड है, हड़प्पन साइड है, तो वहां पे गए, वहां पे रिसर्च किया, उस चीज की हिस्ट्री पता की, तो उसको आर्कियोलॉजिक सर्वे जो थे, सबसे पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो ये आर्कियोलॉजी सर्वे स्टार्ट भी किया ब्रिटिशर्स ने। किसने स्टार्ट किया था? सर अलेक्जेंडर क्यूमिंगम। वो कौन थे? जनरल हेड थे इसके। एंड ही चूज मेनली द साइट मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस। और जब उनको हिस्ट्री में रिसर्च करना था ना कि भाई कहाँ पे जाके रिसर्च करूं, तो वो क्या करते थे? बुद्धिस्ट की जो टेक्स्ट लिखे गए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या थे? ट्रैवलर थे, जो हर जगह पे घूम घूम के अलग अलग जगह पे उन्हें ट्रैवल किया था, तो वो जहां भी ट्रैवल करते थे उसके बारे में उन्होंने जो भी लिखा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जिन जिन जगह के बारे में मेंशन किया गया था वो उस जगह की जाके सर्वे ज्यादा करते थे। हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सन जॉन मार्शल। और हरप्पन सिविलाइजेशन भी एक टाइम पे इंडिया में एग्जिट किया था। ये किसने जाकर पता किया था? जॉन मार्शल ने। And because of the discovery of antiquity of Indian history could be traced to third millennium। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जब पता चला, जब इन्होंने ढूंढा, तब पता चला कि भाई इंडिया के अंदर सिविलाइजेशन मतलब लोग एक साथ जो रह रहे, ये थर्ड मिलीनियम बीसी, मतलब अरबों खरबों साल पुराने से इंडिया के अंदर ये सिविलाइजेशन प्रोसीजर चल रही है। देखो आया कि नहीं? सिंपल में क्या बोला है कि कौन इंडिया में रूल करता था? ब्रिटिशर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी किसने स्टार्ट किया? ब्रिटिशर्स। क्या होता है आर्कियोलॉजिकल? हिस्ट्री पता करना हर ज्योग्राफिकल एरिया की, जगह जगह की। हेड कौन था? सर अलेक्जेंडर क्यूमिंगम। तो उन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर जिन जिन जगह के बारे में बताया जाता था वहां जाके सर्वे करते थे। इंडिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन एक एग्जिट करता था आज से थर्ड मिलेनियम बिफोर, मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये किसने किया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो वो क्या बोलते हैं। Many British officials in India wrote about the Indian history and their writing displays strong influence of the colonial policy। अब देखो यहाँ पे इन लोग का सबसे बड़ी चीज आती थी, ये क्या बोलते थे कि बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, पर वो जो लिखते थे ना, वो एक वर्ड यूज किया है, कॉलोनियल पॉलिसी। कॉलोनियल पॉलिसी मतलब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर जितना कंट्रोल किया और जितने भी रूल्स निकाले, वो क्यों निकाले, क्या रीजन था, क्यों आए, वो उस तरीके की बातें बहुत सारी बताई। 3 वॉल्यूम्स, 3 पार्ट में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम दिया है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक ऐसा इंडिया जो किसके कंट्रोल में चल रहा था? ब्रिटिश। इसको निकाला था, जिसको जेम्स मिल ने लिखा था 1870 में। और ये फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री, पहली ऐसी बुक थी जिसके अंदर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था।
और जो लिखा गया था ना वो क्लियर क्लियर दिखा रहा था कि इसके अंदर उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये दिखाना था कि इंडियन कल्चर तो बेकार है, इंडिया के लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। अगर हम ब्रिटिशर्स इसीलिए आए ताकि इनको रहना सिखा सके, इनको खाना पीना सिखा सके, इनको एजुकेशन सिखा सके। मतलब पूरी बुक में उस जेम्स मिल ने खुद को जस्टिफाई किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ गलत नहीं कर रहे, ब्रिटिशर्स तो इसलिए इंडिया में आए हैं ताकि इंडिया को डेवलप कर सके, ताकि इंडिया को आगे बढ़ा सके। तो जब भाई जेम्स मिल जो था ये पहला इंसान था जिसने इंडिया की हिस्ट्री लिखी, और जो लिखा भी उसमें इंडिया की ही हालत खराब करके, इंडिया को ही गलत बता के ब्रिटिशर्स को हर तरीके से क्या किया, उसने सही बताया। नेक्स्ट देखो क्या बोलते हैं, एंड द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ग्रैंड डफ, अब यहाँ पे जब मराठा एम्पायर का टाइम था जिसके अंदर ग्रैंड डफ जो थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने मराठा की हिस्ट्री लिखी थी। देखो ग्रैंड डफ ने किसके, अभी जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री लिखी, ग्रैंड डफ ने मराठास की हिस्ट्री लिखी, और बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ मराठा। और ये बुक जो थी 3 पार्ट में पब्लिश हुई थी। ग्रैंड ऑफ राइटिंग आल्सो द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, और उन्होंने इंडिया के अंदर जो कल्चर जैसे कि सती सिस्टम, ये सारी चीजें जो होती थी, चाइल्ड मैरिज, इस सारी चीजों के बारे में भी लिखे। सिमिलर टेंडेंसी विटनेसेस कॉलोनियल टॉड राइटिंग अबाउट द रजिस्टर, और ऐसे ही मतलब ना जेम्स में कुछ अच्छा लिखा, ना ये टॉड ने कुछ अच्छा लिखा था, और ना ही ग्रैंड डफ ने अच्छा लिखा था। तो जैसे ग्रैंड डफ ने मराठा की हिस्ट्री लिखी थी, वैसे टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी थी, और इसको भी 2 पार्ट के अंदर पब्लिश किया गया था। एंड विल्सन हंटर on Indian history show a somewhat impartial treatment of subject. नीलकंठ जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े were 2 Indian history who took upon the task. और धीरे धीरे ये जितने इंडियन हिस्टोरियंस थे ना उनको गुस्सा आने लगा, क्योंकि जब बुक आती पढ़ी जाती तो पता चलता इंडिया को ही गलत बताया गया, इंडिया को गलत चीजें हो गई। तो उसके बाद पहली बार इंडियन हिस्टोरियंस ने एंट्री लिया। कौन थे? नीलकंठ जनार्दन कीर्तन एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये 2 इंडियन हिस्टोरियन थे। इन्होंने बोला बस तुम लोगों को जितना इंडिया की हिस्ट्री के बारे में गलत सलत लिखना था तुमने लिख दिया, अब इंडिया की हिस्ट्री क्या है और तुम लोगों ने इंडिया के साथ क्या किया ये हम बताएंगे हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे तरीके से। नेक्स्ट आता है कि वेरियस इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। अभी देखो मैं इसको ना बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, तो मैं आपको ना बहुत शॉर्ट में ये तीनों का मतलब समझा देती हूँ। ये तीनों ओरिएंटलिस्ट और कॉलोनियल और नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो एक होता है कॉलोनियल हिस्ट्री, एक होता है ओरिएंटलिस्ट और एक होता है नेशनलिस्ट। तीनों को एकदम शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि इसके अंदर जो खाली नाम रहेगा वो आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखो जब कोई बाहर की कंट्री का इंसान मतलब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ब्रिटिशर्स लिख रहा है, मैंने क्या बोला, ब्रिटिशर्स लिख रहा है, ब्रिटिश राइटिंग, और जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है, मतलब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिख रहा है, हमारी हिस्ट्री मेरी बायोग्राफी कोई और लिख रहा है, जो बता रहा है वो मुझसे बिना पूछे कुछ भी गलत बता रहा है, तो ऐसी हिस्ट्री को बोलते थे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। आगे बात समझ में, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी क्या है कि जब हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को कोई और लिख रहा है लेकिन जो लिख रहा है वो उसको ये दिखा रहा है कि भाई हम ही गलत थे, इंडियंस ही गलत है, वो कौन सा हो गया, कॉलोनियल। ओरिएंटलिस्ट क्या होता है, जब कोई बाहर का इंसान मतलब ब्रिटिश लिख रहा है इंडिया के बारे में बट अच्छी चीजें लिख रहा है, मतलब क्या, सही बात है मतलब उसको सही बता रहा है, जस्टिस कर रहा है, तो मैं उसको बोलती हूँ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। बात आई समझ में कि नहीं? मेरी हिस्ट्री के बारे में, मेरी कंट्री की हिस्ट्री कोई और बाहर का आदमी लिख रहा है, जो लिख रहा है वो भी गलत लिख रहा है, तो क्या हो गया, कॉलोनियल। मेरी कंट्री की हिस्ट्री कोई बाहर का आदमी लिख रहा है, जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है क्योंकि उसको ट्रेडिशन अच्छा लग रहा है, तो वो ओरिएंटलिस्ट। नेशनलिस्ट, जब सेम कंट्री का पर्सन अपनी कंट्री की हिस्ट्री को लिखता है तो उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट। क्या बोला, नेशनलिस्ट, मतलब मेरी कंट्री की हिस्ट्री मैं खुद लिख रही हूँ, हम खुद लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। आगे बात समझ में, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल में मैंने खत्म कर दिया। क्या बोला तीनों फटाफट, कॉलोनियल बाहर का आदमी मेरी कंट्री की हिस्ट्री लिख रहा है, सब उल्टा सीधा गलत लिख रहा है। ओरिएंटलिस्ट, बाहर का आदमी मेरी कंट्री की हिस्ट्री लिख रहा है, जो लिख रहा है वो अच्छा लिख रहा है, मेरी कंट्री का इंसान खुद ही हिस्ट्री लिख रहा है, उसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्ट। ठीक है, चलो फटाफट कॉलोनियल समझा दिया मैंने। ओरिएंटलिस्ट के अंदर कुछ नाम दिए हुए तो नाम के बारे में मेंशन करना जरूरी है, तो वो नाम के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखो द ओरिएंटलिस्ट स्टडी सिमिलर द संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज जो था
उनको संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही अच्छा लगता था, तो उन्होंने संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज को मिक्स करके इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन्वेंट किया था। विलियम जॉन्स जो थे एस्थेटिक सोसाइटी कोलकाता के बारे में, उन्होंने डोर ऑफ रिसर्च इंडियन हिस्ट्री और लिटरेचर के बारे में लिखा था, जो लिखा वो काफी अच्छा लिखा। ओरिएंटलिस्ट में बात करें तो फ्रेडरिच मैक्स मिलर जो था, उनको स्पेशल मेंशन यहाँ पर मिलना चाहिए। स्पेशल मेंशन क्यों था कि भाई इन्होंने जो लिखी थी, इन्होंने सीधा बोला था कि भाई उनको लगता था कि संस्कृत जो है ये सबसे पुराना लैंग्वेज है, और वो संस्कृत में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। उन्होंने संस्कृत के बहुत सी ऐसी सब्जेक्ट थी, जैसे हितोपदेश करके बुक थी, उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया था और 50 पार्ट्स उसके निकाले थे। एंड बुक वेदा अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो वेदास है, ऋग वेदा, अथर्ववेदा, ये सब जो वेदास है, ऋग वेदा हैज बीन पब्लिश इन 6 वॉल्यूम्स, और इंडिया के अंदर जो ऋग वेदा था उसको 6 पार्ट में उन्होंने लेकर आए थे, और ऋग वेदा को उन्होंने बाद में जर्मन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया। एडवर्ब सेड जो थे स्कॉलर, इन्होंने रीएवैल्यूएट किया था ओरिजिनल राइटिंग है थ्रू लाइट ऑफ एम्पिरिस्टिक इंटरेस्ट ऑन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, मतलब कि भाई बाहर की कंट्री किसी अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री की हिस्ट्री को लिख रही है और अच्छा लिख रही है। मतलब यहाँ पे देखो आपको जो भी नाम वाम दिख रहे वो दिख रहे कि वो अच्छी चीज है, संस्कृत को इंपॉर्टेंट दे रहे, ये दे रहे, ना कि इंडिया को गलत बता रहे। ठीक है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में कौन कौन था और किसने किसने क्या क्या किया वो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजवाड़े जो थे, ये सबसे वेल नोन मराठी राइटर थे जिन्होंने अलग अलग एटिमोलॉजी मतलब क्या ग्रामेटिकल के ऊपर लिखा था, और ये फर्स्ट ऐसे इंसान थे जिन्होंने राइट ओन हिस्ट्री, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे, ना कि कोई बाहर का ब्रिटिशर्स लिखेंगे। उन्होंने मराठाचा इतिहासाची, इतिहासी मतलब क्या होता है हिस्ट्री, मतलब मराठास की हिस्ट्री करके उन्होंने बुक लिखी थी जो 22 वॉल्यूम्स में डिस्कवर्ड हुई थी। हिस्ट्री इज ऑल इनकल्सिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटी, डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल इमेज। उन्होंने बोला कि भाई हिस्ट्री के अंदर खाली पॉलिटिकल पावर के बारे में मत बताओ ना, ये किंग था, इसके पास ये था, इसने ये बनाया, पब्लिक क्या करती थी उसमें, पब्लिक कैसे रहती थी, उनको कितनी चीजें मिलती थी, उनको क्या फैसिलिटी मिलती थी, उस चीज के बारे में बताओ। एंड द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हेल्प द ट्रिगिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जब इन लोग ने लिखना स्टार्ट किया, हमारे इंडियंस ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया और लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि इन्होंने वो लिखा, इन्होंने दिखाया अपनी हिस्ट्री में कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। जब लोग उस चीज को पढ़ते थे, अरे यार ये ऐसा किया, ब्रिटिशर्स ये कर, तो लोग ट्रिगर्ड होते थे, लोगों को गुस्सा आता था। तो लोगों को जगाने के लिए इनकी हिस्ट्री बहुत काम करती थी, ये लोग जो लिखा करते थे वो काम करता था। उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का वॉर तो सबको पता ही होगा, 8th स्टैंडर्ड में आपका चैप्टर है कि भाई बहुत बड़ा वॉर हुआ था, और चाहते तो ये वॉर के बाद ही हमको इंडिपेंडेंस मिल जाता, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कुछ हमारी यूनिटी के अंदर कमी आ गई, जिससे वो वॉर अनसक्सेसफुल हो गया। फिर विनायक दामोदर सावरकर जो थे उनको इंपॉर्टेंस होता है। नेशनल हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री टू, और नेशनल हिस्टोरियोग्राफी जब आया तो हर रीजन की हिस्ट्री, महाराष्ट्र की हिस्ट्री, गुजरात की हिस्ट्री, आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री, हर जगह की एक रीजनल हिस्ट्री लिखना स्टार्ट हुआ, हर रीजन के बारे में लोगों को पता चला। As a result, addition of historian was drawn geographical condition and history of South India region, और धीरे धीरे जितने भी हिस्टोरियन थे उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, उनका थॉट्स चेंज हो गया, उनकी सोच चेंज हो गई। उनको अब समझ में आने लगा कि भाई अगर हिस्ट्री लिखनी है तो अपने जहां मैं रह रही हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ मैं महाराष्ट्र की हिस्ट्री, मैं गुजरात में तो गुजरात की हिस्ट्री, हर रीजन की हिस्ट्री, हर कल्चर की हिस्ट्री, हर चीज डिटेल बताई गई, और हर हिस्ट्री के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया उसको भी बताया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीके राजवाड़े का आपको क्लियर हो गया, विनायक सावरकर के बारे में भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हिस्ट्री को लिखा जाने लगा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद। अभी तक क्या था, इंडिपेंडेंस के पहले। जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ। Now, along with the dynastic history, the culture, social, economic historian will also bring the written. Era began to feel the need of writing history of various community science. धीरे धीरे एक ऐसा इरा क्या ऐसा टाइम आ गया, एक ऐसा टाइम आ गया जो जहाँ पे लोगों को फील हुआ कि भाई कम्युनिटी की हिस्ट्री लिखो, साइंस की हिस्ट्री लिखो, पैसा कैसे आया, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे आया, इकोनॉमिक सिस्टम, सबकी हिस्ट्री लिखो। और हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, बोला गया मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबबेल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अब देखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और सबबेल्टन को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्सिस्ट और सबबेल्टन हिस्ट्री क्या होती है। कार्ल मार्क्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जब भी हिस्ट्री के बारे में लिखो हमेशा बॉटम मोस्ट रैंक से लिखो। मतलब जब भी लिखो आप अमीरों के बारे में मत बताओ, वो राजा के बारे में मत बताओ कि राजा क्या कर रहा है, वो जो गरीब इंसान बैठा हुआ है ना उसके बारे में बताओ कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, वो कैसे जी रहा है, वो कैसे खा रहा है पी रहा है, उसका वो राजा के अंडर में वो खुश है कि नहीं है, वो चीज बताओ। तो जो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था ना कि हिस्ट्री लिखनी है तो बॉटम मोस्ट रैंक, यही आता है सबबल्टन हिस्ट्री। मतलब जब हम लोअर पीपल
कॉमन पब्लिक की हिस्ट्री को लिखते थे उसको बोलते थे सबल्टन हिस्ट्री। मतलब ये आया कहां से था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। सबल्टन हिस्ट्री का सीड कहां से मिला? कार्ल मार्क्स। मार्केस हिस्ट्री क्या बोलता था? मार्केस हिस्ट्री बोलता था कि भाई अगर हिस्ट्री को लिखना है ना तो हर चीज उसके बारे में लिखो। देखो अभी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। मार्केस हिस्ट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने देखो क्या बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला है कि ये पैसा आता कहां से, मीन्स क्या जरूरत है हमको चीजें बनाने की, कहां से आ रहा है, इन सारी चीजों की हिस्ट्री लिखो ना। कि इंडस्ट्रीज क्यों आई, एग्रीकल्चर क्यों हो रहा है, क्यों आज हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसकी हिस्ट्री लिखो। अकॉर्डिंग टू एनालाइज सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंट हैज रिमेन इन द बेसिक थीम ऑफ मार्केस हिस्टोग्राफी। मार्केस हिस्टोरियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन कास्ट सिस्टम। और इन्होंने जो कास्ट सिस्टम मतलब लोअर कास्ट, अभी मैंने क्या बोला मार्केस हिस्ट्री क्या बोलते थे कि भाई सबसे लोअर पार्ट के बारे में लिखो। तो इन्होंने दो तीन चीजें, अब सबबेल्टन और मार्केस का कॉन्सेप्ट एक ही था। मार्केस में भी लोअर पीपल के बारे में, क्लास के बारे में, मतलब इसमें सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्लास कैसे आया, आप मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये सारी चीजें कहां से जब हमने एक साथ एग्जिस्ट करना स्टार्ट की तो ऐसा क्या हुआ कि रिच को एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया, मिडिल क्लास बोला गया। तो क्लास स्ट्रगल के बारे में लिखो और उसी क्लास स्ट्रगल में जो लोअर क्लास के बारे में लिखते थे उनको बोलते थे सबल्टन हिस्ट्री। देखो फिर हिस्टोरियन, अब इंडियन हिस्टोरियन कौन थे? दामोदर धर्मनाथ कोसाम्बी, कॉमरेड श्रीपद एंड दागिरे, रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder of the Indian Communist Party and primitive communist of the slavery. Slavery मतलब क्या? जो मजदूर। तो ये सबसे पहले थे जो कम्युनिटी के ऊपर, मतलब भाई ये मजदूर है, ये लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको मजदूरी करवाया जा रहा है, इनके ऊपर इन्होंने सबसे पहले वीडियो बना रही सॉरी सबसे पहले इनके ऊपर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इन्होंने आके बोला कि भाई इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो बननी, ये इन्होंने बनाया कि इस कम्युनिटी के लिए, कौन सी कम्युनिटी के लिए? लोअर कास्ट की कम्युनिटी के लिए पार्टी बनाई जाएगी जहां पे उनके लिए कुछ काम किया जाएगा। सबबेल्टन हिस्ट्री देखो, मार्केस हिस्ट्री क्लियर हो गया क्या बोला एक तरीके से? देखो एक कॉन्सेप्ट ना क्लियर है, खाली घुमा दिया थोड़ा सा। मार्केस सबबेल्टन दोनों का मतलब ना सेम ही चीज बोल रहा है कि भाई लोअर कास्ट कैसे आया, क्लास कैसे आया, स्टैंडर्ड कैसे बने, अमीर गरीब कैसे मिले, वही बोला। अब देखो पहला लाइन में क्या बोला? द सीड्स ऑफ सबबेल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन मार्केस हिस्ट्री। इसका बीज मिला कहां पे था? मार्केस हिस्ट्री में मिला था। The role of Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of the people in the society. मैंने पहली चीज ही आपको ये बोली थी कि सबबेल्टन के अंदर क्या बोला गया कि हिस्ट्री में लिखना है ना तो जो जैसे बोला जाता है ना अनटचेबल पीपल, सुद्रास पीपल, जिनको एकदम सोसाइटी से बाहर किया गया था, उनके बारे में पहले लिखो। देखो यहाँ पे क्या बोला है? Falker has been considered as a very important source of writing सबबेल्टन हिस्ट्री। रंजीत गुहा जो एक इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था। हावेवर अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो बहुत सारी डिटेलिंग है जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सारे लोगों ने भी लो कम्युनिटी जो लोअर कास्ट के लोग था उन लोगों के बारे में बहुत चीजें बोली। महात्मा फुले ने शुद्रा अति शुद्रा मतलब क्या होता था? लोअर कास्ट दिन ब दिन और लोअर होता जा रहा है, मतलब जिनको बाहर किया जाता था, अरे तो छोटी जाति का, इसको अंदर मत बुलाओ, इसको घर में नहीं बैठाओ, इसका खाना अलग रखो, मंदिर में मत घुसाओ, उस तरीके की चीज है। गुलामगिरी की एक तरीके से सुद्रास को क्या बता दिया था कि ये तो गुलाम हो रहे हैं, हम तो मजदूर बन चुके हैं, हमें कभी हाई पोजीशन मिलेगा नहीं। Sudras and Ati Sudras under the religion. The term Sudras Ati Sudra indicate the bottommost rank in caste system. और शुद्रा और अति शुद्रा का मतलब क्या हो गया कि जितने भी कास्ट है उसमें सबसे नीचे कोई कास्ट आता था तो वो शुद्रास बोले जाते थे। The role of people belonging to Dalit caste is very significant. अगर हम इनकी बात करें तो एक्नॉलेज कीजिए कॉलोनियल टाइम में नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, इन्होंने दलित के ऊपर सबसे पहले फोकस किया था और उन्होंने बुक लिखी थी हु वेयर द शूद्रास, मतलब दलितों के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हु वेयर द शूद्रास एंड सेकंड बुक का नाम था द अनटचेबल एंड एग्जांपल ऑफ द सबबेल्टन टाइप हिस्ट्री। मतलब जब ये बुक लिखी गई तो इस बुक के अंदर पहली बुक जिसके अंदर एक राजा के बारे में नहीं लिख के, उसकी राज किंग के बारे में नहीं लिख के, जो उस राज में रहने वाला सबसे छोटी जाति वाला इंसान था जिसके साथ बहुत गलत किया जाता था, उसके बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, लास्ट आता है आपका फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अब फेमिनिस्ट हिस्ट्री क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब होता है विमेन, औरतों के बारे में। भाई सीधी सी बात है, हमारी इंडियन हिस्ट्री बताती है कि औरतों के साथ तो कभी अच्छा हुआ नहीं है। एक टाइम था औरतों को छोटी उम्र में शादी कर देना, छोटी उम्र में शादी मतलब 10-12 साल की लड़की रहती थी
13-14 साल की लड़की का 25-30 साल के आदमी से शादी कर दिया जाता था, वो 50 साल का होते होते मर जाएगा, और ये बेचारी भी 25 साल की है, चलो सती सिस्टम, मतलब पति मर रहा है, साथ में तुम चिता में उसको लेकर जिंदा मरो। तो ऐसी सती सिस्टम जैसी चीजें होती थी। तो औरतों के साथ जो गलत होता था वो कभी दिखाया नहीं जा रहा था, सब चुप बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे कि औरतों के साथ गलत हुआ, कुछ नहीं बोल रहे कि लोअर कास्ट के साथ गलत हुआ। जब इन लोगों के बारे में बुक लिखी गई, जब ये बातें बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई, तब पता चला कि अरे यार इनके साथ तो गलत हो रहा है, अरे ये तो बड़ी गलत काम की जा रही है। तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले मेजर रोल अगर हम इसमें बात करते हैं तो मेजर रोल में देखो यहाँ पे सीधा आता है अमंग वुमेन ऑथर राइटिंग सेंचुरी। ताराबाई शिंदे 19th सेंचुरी में ये सबसे पहली थी जिन्होंने मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम, कास्ट सिस्टम के ऊपर स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री मतलब औरत, पुरुष मतलब आदमी, तुलना मतलब कंपैरिजन, मतलब मैन और विमेन का कंपैरिजन करते हुए इन्होंने सबसे, ताराबाई शिंदे ने सबसे पहली बुक लिखी थी और ये 1882 में पब्लिश की गई थी। 1880 तक बुक जो था, पंडित रमाबाई ने भी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था हाई कास्ट हिंदू विमेन, कि भाई गलत खाली लोअर कास्ट की औरतों के साथ नहीं हो रहा था, गलत तो जो हायर कास्ट में औरतें थी ना उनके साथ भी गलत होता था। तो उसके ऊपर 88 में इन्होंने बुक लिखी। एंड द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस आर कंसिडर्ड ऑन द इश्यू लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन। और धीरे धीरे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हुआ कि भाई औरतों को काम दो, उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जहां वो काम करेगी उनके साथ गलत हरासमेंट, फिजिकल असॉल्ट, रेप जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मीरा कोशाम्बी ने बुक लिखा था क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री ऑफ इंपॉर्टेंस एंड कंटेन्स ऑन लाइफ स्टोरी ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुक्मणी बाई, द फर्स्ट प्रैक्टिस लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। और सबसे पहली भारत की वो औरत जिन्होंने डॉक्टर की प्रैक्टिस की थी, जिनका नाम था डॉक्टर रुकमा बाई। इनके बारे में बताया गया। A lot of literature is available unfolding the viewpoint of the दलित एंड विमेन इन महाराष्ट्र। और ऐसे बहुत सी चीजें थी जिसके अंदर हर एक, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर पूरे इंडिया में औरतों के साथ और दलित के साथ जो जो किया गया वो धीरे 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 बुक्स आने लगी, चीजें खुलने लगी। फिर यहाँ पे डॉक्टर शर्मिला रागी जो थी उन्होंने राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनी इंक्लूडिंग और ऐसे और ऑटोबायोग्राफी की कास्ट के ऊपर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जेंडर के ऊपर। बहुत से इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने पर्टिकुलरली एक आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट, एक आइडिया मतलब एक नई सोच को लेकर आए, जहाँ पे सुरेंद्र नाथ, रिया सातकर, सरदेसाई, त्र्यंबकम शंकर सेजावकर, ये सारे नोटवर्ती नाम थे। अब यहाँ पे खाली इनके नाम को मेंशन किया गया। और अगर आज के हम रिसेंट टाइम की बात करें तो दिनकर फाड़के, रामचंद्र गुहा हैव कंट्रीब्यूटेड इन द हिस्टोरियोग्राफी। और ये सारी चीजें जो है ये एविडेंट दिखाती है कि विमेन्स के साथ और दलित के साथ कितना गलत किया गया। तो पूरे चैप्टर की समरी यही है कि जब हिस्ट्री लिखी जाती थी तो खाली राजाओं के बारे में लिखा जाता था। एक टाइम आया कि कॉलोनियल नेशनलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट है, कॉलोनियल आए, लिखना चालू किया, जेम्स मिल जैसे लोगों ने, ग्रैंडॉफ ने, और सब गलत बात लिखते थे। कुछ ओरिएंटलिस्ट आए जिन्होंने बोला कि भाई नहीं, इतना गलत नहीं, इंडिया में कुछ कुछ चीजें अच्छी है। और जब ये सारी चीजें दूसरे के हाथ में गए तो हमारे इंडियन ने डिसाइड किया कि भाई हिस्ट्री तो अब हम लिखेंगे, बहुत दूसरों ने लिख लिया, अब इतना हम दूसरों को टाइम देंगे नहीं। और धीरे धीरे जब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया तो उसका कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ। सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री नहीं, इंडिया के टॉपिक्स को उठाया गया कि इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, दलित का प्रॉब्लम, विमेन्स का प्रॉब्लम, लोअर कास्ट इशू, इन सारी चीजों के ऊपर लिखना स्टार्ट किया गया, ना कि सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे वो लिखा गया। तो इसके साथ एक चैप्टर भी होता है कंप्लीट, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा सकती थी, समझा दिया। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, जोरों शोरों से तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में जाके सब कुछ तोड़फोड़ करके आइए। घर में तोड़फोड़ नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में करना है। तब तक के लिए थैंक यू।